28 जनवरी को उसे एतिहाद एयरलाइंस की टिकट ईमेल कर दिया गया था, जिसे उसे प्रिंट आउट निकलवाना था। फिर उसी टिकट पर उसे 5 फरवरी को सुबह इस्तांबुल के लिए रवाना होना था। शाम में वो इरम से उसका ईवो मांगने ताया फुरकान के घर आई थी। उसका नेट काम नहीं कर रहा था और अब्बा अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे, वरना उनका इस्तेमाल कर लेती। खतीजा का पैगाम आया था कि सबांची यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल का इलेक्ट्रिक फॉर्म पढ़ करने के लिए भेजा है। सो वो ईमेल चेक कर ले। ताया फुरकान लॉन में बैठे एक बार पढ़ रहे थे। उसे आता देखकर मुस्कुराए। आ गई ताया की याद। उन्होंने सफ़ा पलटते हुए नरमी से पूछा। जी। बज़ाहिर वो मुस्कुराई और उनके पास चली गई, वरना उस रोज़ तायमा ताई की बातें निश्तर की तरह चुपती थी। फ़्लाइट कब है? वो अखबार पर निगाहें मरकूज़ किए पूछ रहे थे। 5 फरवरी को। अपना ख्याल रखना। वैसे बेटियों को तन्हा इतना दूर नहीं भेजना चाहिए। सुलेमान का हौसला है भाई। फिर तुम तुर्की में अपने लिबास और इक़्तिदार का ख्याल रखना। सर पर दुपट्टा ना उतारना। और जैसे इरम नहीं उतारती। आखिरी फ़िक्रा कहते हुए उनके लहजे में फ़ख्र दर आया था। हया के हालत तर करवाहट घुल गई। जी बेहतर। मैं ज़रा इरम से मिल लूँ। वो जान छुड़ाकर अंदर आ गई। काश कि वो ताया फुरकान को बता सकती। मगरिबी लिबास जो वो यहाँ उनकी वजह से नहीं पहनती, वहाँ ज़रूर पहनेगी। उसने बहुत सी टॉप्स और जीन्स खरीद कर अपने सामान में रख लिए थे। वो रही सर ढकने की बात, तो खैर वो सबांची में सख्ती है हराम था। शुक्र इरम कमरे में नहीं थी। बाथरूम का दरवाज़ा बंद था और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो बेदिली से उसका बेड पर जा बैठी। इरम शावर लेने में बहुत देर लगाती थी, सो मजबूरन उसे इंतज़ार करना पड़ा। दफतन सेलफोन में घंटी बजी। हया चौंकी। इरम का सेल फ़ोन उसके साथ ही तकिए पर रखा था। उसने गर्दन झुकाकर देखा। सेलफोन की रोशन स्क्रीन पर एक नया पैगाम जगमगा रहा था। साथ ही भेजने वाले का नाम लिखा आ रहा था, हया सुलेमान। वो बेयकीनी से फ़ोन की स्क्रीन को देख के गई। क्या किसी ने इरम को उसके नंबर से पैगाम भेजा था, या इरम ने किसी का नंबर उसके नाम से महफूज कर रखा था? हया ने मोहतात निगाहों से बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा, फिर फ़ोन पर एक बटन दबाए। पैगाम लम्हे भर बाद खुल गया। मैं कॉल कर लूँ? सुबह से बात नहीं हुई, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। दिल इतना मजबूत नहीं है जान। रिप्लाई। उसने जल्दी से पैगाम मिटाया और फ़ोन वापस तकिए पर उल्टा कर रख दिया। एक लम्हे उससे बहुत समझ में आ गया था। इरम ताया अबू स्काफ वाली सर ढकने वाली बेटी एक अदद बॉयफ्रेंड की मालिक थी, जिससे लोगों छुपाने के लिए उसने हया सुलेमान के नाम से रखा था। तभी वो उस रिश्ते पर खुश नहीं थी। हया को याद आया। वो मज़ीद बैठने वहाँ से निकल आई। ईवो उसने ताया फुरकान से मांग लिया, मगर जाते जाते एक तंज इस्तज़ाइया बड़ी मुस्कुराहट के साथ उनको देखा था। काश वो इरम के हिजाब का पोल तो सकती तो ताया की शक्ल देखने वाली होती। हिजाब ओढ़ना या निकाब करना किरदार की पुख्तगी की अलामत नहीं होती, उसने बेइख्तियार सोचा था, और तब वो ऐसा ही सोचती थी। सबांची यूनिवर्सिटी ने उसे उसके हॉस्टल के मुतल्लिक तरजीहात जानने के लिए सवालनामा भेजा था। लैपटॉप गोद में रखे वो बेड पर नीमदार दिलचस्पी से सवालात पढ़ती, फिर सिर्फ अपना मूड बेहतर करने के लिए मज़ाक़ात खेज़ जवाब भेजने लगी। क्या आप अपनी किसी हमवतन एक्सचेंज स्टूडेंट के साथ कमरा शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। उसने उंगलियां तेज़ी से लैपटॉप की कुंजियों पर हरकत कर रही थी। क्या आप स्मोकिंग करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। ड्रिंक करती हैं? वो भी करती हूँ। आप किस किस्म की तबीयत की मालिक है? सख्त झगड़ालू और नाखवार। वो मुस्कुराहट दुबाए जवाब लिख रही थी। फिर सफ़ा ख़त्म हुआ तो उसने नेक्स्ट को दबाया। वो सोच रही थी कि अगले सफ़ात के जवाब पढ़ करके फॉर्म को मनसूख कर देगी। उस फॉर्म को जमा करवाने का उसे कतई कोई इरादा ना था, मगर जब नेक्स्ट दबाने को अगले सफ़े की बजाय फॉर्म फिल करने का शुक्रिया, उसने अपना डोरूम अलर्ट करते वक्त आपकी दी गई तरजीहात का ख्याल रखेंगे लिखा आया तो मुस्कुराहट गायब होगी। लानत हो तुम सब पर। वो झंझला कर उठी और लैपटॉप एक तरफ रखा। फॉर्म सबांची को जा चुका था और उसका अपना तासुर कितना बुरा पड़ा होगा वो जानती थी। उसने पैकिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुई थी। उसने एक निगाह खुले सूटकेस और बिखरी अशिया पर डाली और फिर सोचकर बाहर आई। लाउंज खाली था। हया ने टेलीफोन स्टैंड पर रखी डायरी उठाई और सफ़े पलटने लगी। के सफ़े पर जाकर सतूर में सबीन पुप्पो के घर का पता और एक फ़ोन नंबर लिखा था। उसने वो सफ़ा फाड़कर तय करके मुट्ठी में दबा लिया। एक दफ़ा जहाँ सिकंदर उसे मिल जाए फिर वो उनके बेटे माह व साल का हिसाब ज़रूर लेगी। वो वापस बेड पर आकर बैठ गई और सामने लैपटॉप पर खुले बड़े ईमेल बॉक्स को देखा। वहाँ अब नई ईमेल का निशान जगमगा रहा था। नेशनल सफाई सेंटर साइबर क्राइम।
उसने कदरे उलझकर उस ईमेल को देखा और खोला। भला अब साइबर क्राइम वालों को उस पर क्यों राब्ता कर रहे थे? सफ़ा खुल गया। वो जैसे जैसे पढ़ती गई उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं। ये ईमेल साइबर क्राइम सेल से हया की उस मेल के जवाब में आई थी जो चंद रोज़ कबल उसने बतौर शिकायत भेजी थी और उसमें वीडियो का जिक्र किया था। अब उसके जवाब में हेल्प डेस्क ऑफिसर ने उससे एक बाकायदा कंप्लेंट फॉर्म भेजा था जिसे भरने के साथ साथ उसे अपना फ़ोन नंबर, घर का पता, शनाख्ती कार्ड लिख कर भेजना था। ये फॉर्म FIR के मुतरादिफ था, सो तमाम तफसीलात ज़रूरी थी। वो यकटक उस फॉर्म को देखती गई। अगर साइबर क्राइम सेल ने उसे अब जवाब दिया था, वो प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल, वो मेजर अहमद का ऑफिस, वो सब क्या था? क्या उसे बेवकूफ़ बनाया गया था? क्या वाकई वो असली मेजर था या? मगर फिर उसके पास उस वीडियो के मुकम्मल तौर पर इंटरनेट से हटवाने की ताकत और असर रसूख कैसे आया? वो उलझते जहन के साथ जल्दी जल्दी जवाब टाइप करने लगी। उसे साइबर सेल क्राइम के मुख्तसर अल्फाज में ये यकीन दहानी करवाने की कि वीडियो अब हट चुकी है, वो अपनी शिकायत वापस ले रही है। उसे अब फौरी तौर पर उनसे खुफिया वालों को पीछा छुड़ाना था। मेल लिखकर उसने सेंड को दबाया और फिर सोच निगाहों से स्क्रीन देखने लगी। मेजर अहमद का ताल्लुक साइबर क्राइम सेल से नहीं था, इस बात का उसे यकीन हो चुका था। एयरपोर्ट पर डीजे बुरी तरीके से रो रही थी। उसके वालिदैन उसके साथ खड़े उसे तसल्ली दे रहे थे। हया कुछ देर उसे चुप करवाने की कोशिश करती रही, फिर किसी होकर कदरे फासले से जाकर खड़ी हो गई और जैकेट की जेबों में हाथ डाले बड़े सुकून से डीजे को रोते देखती रही। आज उसने शलवार कमीज पर स्याह जैकेट पहन रखी थी और दुपट्टा मफलर की तरह गर्दन पर लिपटा था। बस एक आखिरी रोज़ था, फिर तुर्की में अपनी मर्जी का लिबास पहनेगी, अपनी मर्जी से अकेले हर जगह घूमेगी, बिना रोक टोक, बिना ताया फुरकान या अब्बा की डांट के खौफ। उस वक्त रात के 11:30 बजे थे और उनकी फ़्लाइट अगली सुबह 4 बजे की थी। कितना रोती है ये तुम ख्याल रखना। इसका सुलेमान साहब को डीजे के मुसलसल रोने पर कोफ्त होने लगी थी। जब तक वो वापस हुए डीजे रोती जा रही थी। उसके आंसू तब थमे जब एतिहाद एयरलाइंस वो पाकिस्तानी नज़ा ऑफिसर उनके पास आई और जब शाइस्तगी से उनको मुखातिब किया, मैडम आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप स्वीट केस से निकाल कर हैंड कैरी में रख ले ताकि अगर आपका सामान गुम भी हो जाए तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स महफूज रहें। एवं ही सामान गुम हो जाए? हथेली की पूंछ से आंखों साफ करते हुए डीजे गुस्से से बोली। वो सारा रोना भूल गई थी। अब हम हैंड कैरी में इतना बोझ कैसे उठाना है? मैम यही बेहतर है क्योंकि बाज़ औक़ात सामान गुम भी हो जाया करता है। कहीं ये ना हो कि आपके बाज़ अज़ां आप किसी मसले से दो चार हों। वो तुर्क एयरलाइन से कम करने वाली एक पाकिस्तानी लड़की थी। उनकी पहली दफ़ा बैनुल अक़वामी फ़्लाइट लेने के लिए पेश नज़र कह रही थी। वो हया मान भी जाती मगर डीजे अड़ गई। हरगिज़ नहीं, हमने इतना भारी हैंड कैरी नहीं उठाना। प्लान में आपको नहीं उठाना पड़ेगा। ऑफिसर की शाइस्तगी बरहमी में बदलने लगी। प्लेन में जाते तक तो उठाना पड़ेगा ना, फिर तो तुर्की में आप पर अल्लाह रहम करे। वो पैर पटकती चली गई और डीजे ने अपनी मोहतर आंखों से फातिहाना मुस्कुराहट के साथ हया को देखा और उंगली से ऐनक पीछे की। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद ना हार मान ले। हया बेइख्तियार हंसती। उसे डीजे अच्छी लगी थी। फ़्लाइट में वो दोनों नशिस्तें एक ही कतार में मिली। दरमियान रास्ते में दाईं तरफ जुड़ी 3 नशिस्तों में खिड़की के साथ वाली हया को मिली और रास्ते वाली डीजे को, और दरमियानी नशिस्त खाली थी। क्या ही मज़ा आ जाए हया अगर एक सीट पर कोई हैंडसम और चार्मिंग सा लड़का अगर। डीजे के अल्फाज अधूरे ही रह गए। एक भारी भरकम से पाकिस्तानी साहब जो अपने 2 पीस में बेहद फंसे लग रहे थे इत्मीनान से चलते हुए आए और धप से उन दोनों के दरमियान बैठ गए। हया गैर आराम महसूस करते मज़ीद खिड़की की तरफ खिसक गई और खतीजा मुखालिफ से, मुझे उस्मान शबीर कहते हैं, शेख उस्मान शबीर, अपनी भारी आवाज़ में खुश दिली से गोया हुए। नाइस। हया बज़ाहिर अपने छोटे और गोल्डन क्लच को खोल कर कुछ तलाश करने लगी। ये वही क्लच था जो भाई की मेहंदी पर उसने गोल्डन लहंगे के साथ लिया था। गुड। डीजे ने मैगज़ीन उठाकर चेहरे से अमते फेर लिया। मैं तुर्की से आया हूँ, दरअसल वहीं रिहाइश पर है, सो मेरी बीवी और बेटा भी वहीं रहते हैं। हया मज़ीद अपने पर्स में झुक गई और डीजे ने मैगज़ीन चेहरे में इतना करीब कर लिया कि उसकी नाक सफ़ात को छूने लगी।
मगर मेरा बेटा नहीं है। जानती हो वो किसका बेटा है? मज़ीद नज़रअंदाज करने बेकार था। हया ने रुख शब्बीर साहब की तरफ मोड़ा और डीजे ने बेजारी से मैगज़ीन नीचे कर लिया। आप बताएं किसका बेटा है वो? उस्मान शब्बीर को शायद बरसों से किसी सामा की तलाश थी। वो अपनी दास्तान हयात फ़ौरन ही शुरू कर बैठे। डीजे मुसलसल जमाइमा रोक रही थी और हया मती महसूस कर रही थी। वो कल सुबह से जागी हुई थी और अब सुबह के 4:30 बज रहे थे। ऊपर ही जहाज़ का सफ़र उसने डीजे के सामने जाहिर नहीं किया था। वो पहली दफ़ा जहाज़ में बैठ रही है। आखिर डीजे क्या सोचती, कैसी लड़की है, कभी हवाई सफ़र ही नहीं किया। अब क्या बताती कि कभी कोई ऐसी सूरत ही नहीं बन सकी। उस सब से मुस्तरद उन साहब का अलमात दास्तां वो मुख्तसर कुछ ऐसे ही कि वो उनकी बेगम साहिबा 30 साल से तुर्किश में रिहाइश पर सैर थे। चूँकि औलाद नहीं थी इसलिए उन्होंने उस्मान साहब के एक कज़न का बेटा गोद ले लिया। वो बेटा बेजालात प्यार से खास बिगड़ चुका था। उन सूरत-हाल को संवारने के लिए उन्होंने खौफ से रिहाइश परहेज़ अपनी भांजी से उसका रिश्ता तय कर दिया था। उस पे अफसोस, उस पे 8वीं फेल। भांजी साहिबा बहुत खुश और बेटा बहुत नाराज़ था। वो उससे बेशतर के वो पाकिस्तानी आमद की वजह बयान करते मेन्यू कार्ड आ गए। वो दोनों फिर से ताज़ा दम हो गई। मेन्यू पर कुछ नाम जाने पहचाने और कुछ उर्दू से मिलते जुलते थे। जिब्रा आलू, सब्ज़ कटलस, पनीर जाफरीसी, सादा पराठा, तीखी बिरयानी वगैरह। हया ने डीजे की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। दरमियान में मौजूद भारी भरकम दीवार के बाइस वो आगे होकर बैठी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या मंगवाए। तुर्किश फूड बहुत ज़बरदस्त होता है और तुर्किश लोग खाने में बहुत शौकीन होते हैं। मैं बताता हूँ कि क्या मंगवाओ। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर मतज़ब्ज़ब सी हया ने हथियार डाल दिए। बहुत बेहतर बताइए। वो गहरी सांस लेकर पीछे होकर बैठ गई। पहले तो सियाडियाट समाक मंगवाते हैं। ये रवायती तुर्क चावल है, सफ़ेद मछली, फ्राइड प्याज और कांच के साथ मशरूब एंड चीज़ ऑमलेट। जिब्रा आलू। वो बहुत एहतमाम से ऑर्डर लिखवाते गए। फिर जब खाना आया तो हया का दिल ख़राब होने लगा। खाने की खुशबू सूंघ कर ही जी मतलाने लगा था। उस्मान शब्बीर बड़े बड़े लुक़मे लेते मज़े से खा रहे थे। डीजे मुश्किल एक चम्मच लेकर वही दोहरी हो गई। हया बदमज़ा हो गई। इतना फीका सालन उसने आज तक नहीं खाया था। बामुश्किल चखकर दोनों ने बर्तन परे कर दिए। उस्मान शब्बीर अभी तक पूरी दिलजमी के साथ खा रहे थे। अजीब सी खुशबू उनको नथियों में घुस रही थी। अगर यही तुर्क फूड था तो उसे लगा वो तुर्की में 5 माह भूखे रहेंगे। ऐसा जी तो उसका ड्राइव बस में नहीं मतलाता था जैसे इधर हो रहा था। वो चेहरे पर दुपट्टा रखकर सो गई। इस्लामाबाद से पूरे 2.5 घंटे बाद उन्हें अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरना था। वहाँ कुछ देर का क़याम था, फिर इस्तांबुल। अबू धाबी उतरने से कबल खिड़की के पार ज़मीन के गोलाई में कटाव दिखाई देने लगा था। ज़मीन का वो किरा इतना हसीन था कि उसकी बेजारी और नींद भाग गई। वो महसूस यकटक वो मंजर देखती गई। अबू धाबी एयरपोर्ट पर उन्होंने टर्मिनल 3 पर लैंड किया था। इस्तांबुल की फ़्लाइट उन्होंने टर्मिनल 1 से पकड़नी थी, मगर पहले घर फ़ोन करना था। वो दोनों आगे पीछे तेज़ चलती कॉलिंग कार्ड खरीदने गई। 5 यूरोज़ का कार्ड खरीदा और फ़ोन बूथ की तरफ भागी। कितारों में फ़ोन बूथ लगे थे। हया ने एक एक करके पहले तीनों पर कार्ड लगाने की कोशिश की, मगर कार्ड था के डलने का नाम नहीं ले रहा था। उसे एयरपोर्ट पर फ़ोन बूथ इस्तेमाल करने का पहला तजर्बा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हया उस बंदे को देखे जैसे ये कार्ड डाल रहा है वैसे ही डालो। डीजे ने उसे कोनी मारी तो हया ने पलट कर उसे देखा। चौथे बूथ पर एक यक शख्स उसकी तरफ पुश्त किए अपना कार्ड डाल रहा था। हया को दिखाई नहीं दे रहा था ये कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है। सो वो डीजे का हाथ थामे उसके सर पर जा पहुंची। वो रिसीवर कान से लगाए नंबर मिला रहा था। प्लीज़ हमें ये कार्ड डाल दें, मैं उसे डाल नहीं पा रही। हया ने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। वो चौंक कर पलटा। वो स्याह रंगत घुंघरेले बालों और ऊंचे कद का नस्ला हबशी था।
और उसने एक हाथ से कार्ड लेते हुए उन दोनों लड़कियों को निगाह डाली। स्याह लंबे बालों और बड़ी आंखों वाली खूबसूरत सी लड़की जो कि जैकेट की जेबों में हाथ डाले खड़ी थी। दूसरी बड़े चश्मे और ढीली पोनी वाली लड़की, उसने स्वेटर तय करके हाथों में डाल रखा था। दोनों मुंतज़िर से उसे देख रही थी। अच्छा, मैं ज़रा बात कर लूँ फिर। शायद उसके कान से लगे रिसीवर में कोई आवाज़ सुनाई दी थी, तब उसने रुख मोड़ गया। वो दोनों उसकी तरह खड़ी उसे देख रही थी। उसने वो अंग्रेज़ी से मुखातिब हुआ था, मगर अब फ़ोन पे अरबी से बात कर रहा था। डीजे तो बोर होकर इधर उधर देखने लगी, मगर शरिया एंड लॉ की 5 साला ने हया को अरबी अच्छी तरह से सिखा दी थी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अभी LLB के पहले वर्ष उसने अरबी ही सिखाई जाती थी और उनकी क्लास में अलजबरीन और मिस्री उस्ताज़ा उन्हें अरबी में ही लेक्चर दिया करते थे। मैं इस्तांबुल आ रहा हूँ, वो अब रुख फेरे कदरे परेशानी से कह रहा था। हाँ, शाम तक घर पहुँच जाऊँगा। तुमने हारिस को डॉक्टर को दिखाया? अच्छा, क्या कहता है डॉक्टर? कर दूंगा पैसों का इंतज़ाम। क्या कहा जो है, बार बार एक ही बात मत दोहराया करो। जाहिल औरत। तेज से उसकी दबी दबी सी आवाज़ बुलंद हुई। हाँ, मेरी अब्दुर्रहमान से बात हो गई है। उसी के काम के लिए ख़वार हो रहा हूँ, मगर वो ज़्यादा रकम नहीं देगा। एक जगह और भी बात हुई है। उसने रुक कर कुछ सुना और मज़ीद झुंझलाहट से बोला, अच्छा, फ़ोन रख रहा हूँ। मरहबा। उसने खटाक से फ़ोन रखा और उसकी तरफ पलट गया। सॉरी गर्ल्स। मुश्किल चेहरे पर बशाशत लाते हुए वो उनका कार्ड डालने लगा। पहली ही कोशिश कामयाब हो गई। वो शायद कार्ड उल्टा पकड़ रही थी। लीजिए। सैफॉम ने रिसीवर उनकी तरफ बढ़ाया, फिर उनको हट कर दूर चला गया। बस एक मिनट की कॉल करके हया ने नंबर मिलाते हुए डीजे को तनबिया की। सुलेमान ने पहली ही घंटी पर फ़ोन उठा लिया। वो चुप हुई कि नहीं? तौबा, कितना रोती है। जी अब्बा जी, वो चुप हो गई है। और फिर जल्दी अपनी खैरियत बताकर फ़ोन बंद कर दिया। डीजे ने भी मुश्किल 1 मिनट ही घर पर बात की। बाद में बकिया रकम देखी तो मुश्किल €1 इस्तेमाल हुआ। बाकी €4 का बैलेंस अभी मौजूद था। दोनों ने उजलत व कंजूसी से खूब पछताई कि अब अबू धाबी से निकल कर ये कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। हया ने अपने गोल्डन पाउच में डाल लिया। अब उन्हें अपना सामान लेना था। वहाँ बहुत से टायर्स चल रहे थे। वहाँ हर टायर पर बैग और सूट के कतार में रखे चले आ रहे थे। उन्हें कतन इल्म नहीं था कि अपने बैग को कहाँ तलाशे। वो दोनों बदहवास सी एक टायर से दूसरी तरफ भागने लगी। डीजे का थोड़ी देर ही सांस फूल गया। कभी हया को एक जगह अपने स्याह सूटकेस का गुमान गुजरा तो वो डीजे का हाथ खींचकर उधर भागती, मगर करीब से देखते वो किसी और का बैग निकलता। तो कभी डीजे अपने भूरे थैले को पहचान कर चलाते हुए एक तरफ दौड़ती, मगर किसी और का नाम जो दर्ज होता। हया, बताओ अब बैग्स कहाँ ढूंढे? डीजे ने परेशानी से उसे देखा। उसका सांक धकती की तरह चल रहा था। हया ने मुश्किल थूक निगली और चेहरे पे आने वाले बाल कानों के पीछे किए। उसे सच बोलने का वक्त था। डीजे, मुझे सच में नहीं समझ आ रही। मैं आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा जहाज़ में बैठ रही हूँ। डीजे ने चंद लम्हे उसका चेहरा देखा, फिर हथेली उसके सामने फैलाई। हाथ मारो, मैं भी आज पहली दफ़ा जहाज़ में बैठी हूँ। हया ने ज़ोर से उसकी तरफ हाथ पे हाथ मारा और दोनों हंस पड़ी। काफ़ी देर बाद उन टायर्स की लिस्ट नज़र आई, जिस पर हर फ्लाइट की मखसूस टायर के नंबर दर्ज था। फहरिस्त देखकर दोनों मिनट में ही अपना मतलूबा टायर मिल गया। सामान लेकर हया इतना थक चुकी थी कि डीजे ने वहीं एक जगह चमकते फर्श पर बैठने को कहा। वो अपना सारा नखरा और गरूर बलाए ताक रखे उधर ही ज़मीन पर बैठ गई अपने बैग्स के साथ। अब वो दोनों मज़े से फर्श पर बैठे हर आते जाते को देख रहे थे और इर्द गिर्द महजब नफीस लोग हैरत से उनको देख कर गुजर रहे थे।